हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस हम कर रहे हैं सी टेट और अदर टेट एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम कर रहे हैं इसको टॉपिक वाइज या फिर कहीं चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं और हर चैप्टर के बाद हम क्वेश्चंस करते हैं प्रीवियस ईयर में जो भी पूछे गए हैं। तो आज का हमारा 4th चैप्टर है मैप से संबंधित, मानचित्र से संबंधित। तो आज हम मानचित्र से संबंधित सभी कंसेप्ट्स को समझेंगे और ये दावा है मेरा कि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इस क्लास को देखने के बाद। और मैप से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम्स में। तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम जान पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, कि मैप्स जो है कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप, मतलब मैप के जो घटक होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो ये घटक होते हैं डिस्टेंस मतलब दूरी, दिशा डायरेक्शन मतलब दिशा, या फिर सिंबल जो कि होते हैं प्रतीक, जिनके थ्रू हम मैप में कोई भी चीज़ दर्शाते हैं। इसके अलावा स्केच और प्लान को हम डिस्कस करेंगे। ये होता है खाका। तो रेखा चित्र और खाका को भी हम समझेंगे, इनके बारे में समझेंगे कि ये क्या होते हैं और इनका क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो कैमरा ऑफ करना पड़ेगा इसमें। तो देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैप की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। अभी हमने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें हमने ग्लोब की इम्पोर्टेंस देखी थी। ग्लोब के थ्रू हम कैसे पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। लेकिन बात आती है कि क्या जो भी हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफी के बारे में, पृथ्वी के बारे में, या फिर हमारी आसपास की चीज़ों के बारे में, क्या ग्लोब सफिशेंट है उसके लिए? क्या ग्लोब काफ़ी रहेगा? अब ग्लोब पर तो हम देश दुनिया के नक्शे तो देख सकते हैं। अगर हमें अपने प्रदेश का नक्शा देखना हो, या फिर हमें उसके किसी एक छोटे से क्षेत्र का नक्शा देखना हो, जैसे कि गांव का या फिर शहर का या फिर अपने मोहल्ले का, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसमें ग्लोब तो हेल्पफुल रहेगा नहीं। तो ग्लोब के लिए, ग्लोब की जो ज़रूरतें हैं एक सीमित हैं। मतलब ग्लोब का जो यूज़ है वो एक सीमित क्षेत्र तक ही हम कर सकते हैं। हर चीज़ में हम ग्लोब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ग्लोब को एक हम विस्तृत रूप में ही, अगर हम पृथ्वी का विस्तृत रूप में अध्ययन करना चाहते हैं, एक होल रूप में, मतलब एक होल एज ए होल, हम मतलब समग्र रूप में अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं पृथ्वी का, तब ही ग्लोब हेल्पफुल है। अदरवाइज हमें मैप का सहारा लेना पड़ता है, मानचित्र का सहारा लेना ही पड़ता है। और क्या है ग्लोब की सीमा, लिमिटेशंस क्या हैं ग्लोब की? एक तो ये हो गया कि अगर हमें पृथ्वी को संपूर्ण रूप में देखना है, जैसे कि कहाँ पर महाद्वीप है, कहाँ पर कि महासागर है, कहाँ पर कौन सा देश जो है अवस्थित है, अगर हमें ये देखना है तो हम ग्लोब की हेल्प ले सकते हैं उसकी लोकेशन देखने के लिए। लेकिन अगर हमें छोटे से एरिया को देखना हो तो उसके लिए हमें मानचित्र की ज़रूरत पड़ेगी ही। इसके अलावा ग्लोब के आकार की समस्या रहती है, क्योंकि ग्लोब को हम हर जगह कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका आकार जो है थोड़ा सा बड़ा रहता है। ग्लोब को आप पॉकेट में रख कर ले जा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं ले जा सकते। लेकिन मैप ऐसी चीज़ है कि आप यहाँ से वहाँ कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। तो ये तो लिमिटेशंस हो गई ग्लोब की। अब हम मैप्स के यूज़ देख लेते हैं कि मैप जो है क्यों उपयोगी होते हैं, मतलब किन किन चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं और क्यों इनका महत्व होता है। तो अगर देखो, हमें एक छोटा क्षेत्र दिखाना हो, एक छोटा सा एरिया दिखाना हो, जैसे कि मान लो हम अपने गांव का मैप दिखाना चाहते हैं, या फिर अपने शहर का मैप दिखाना चाहते हैं, अपने ज़िले का मैप दिखाना चाहते हैं,
तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, मानचित्र की। या फिर हम अपना स्टेट दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ग्लोब पर तो इतना बड़ा एरिया होता नहीं है, जो हमारा इंडिया है वो भी इतना छोटा सा दिखेगा आपको। तो उसमें हम स्टेट कैसे दिखाएंगे, और स्टेट के अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे उनको कैसे दिखाएंगे, और फिर हम विलेज कैसे दिखाएंगे। तो समस्या यहीं पर आती है। तो मानचित्र हम इसीलिए यूज़ करते हैं जिससे कि हम एक छोटा जो एरिया है उसको हम दिखा सकें, या फिर हम कुछ तथ्यों को दिखा सकें। कुछ तथ्य किस तरह के होते हैं वो सभी आपका ये चैप्टर में सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा क्या है, मानचित्र में एक बड़ी पुस्तक जितने तथ्य हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, अब मान लो तुम एक तो ले लिया आपने वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप के अलावा आपने किसी कंट्री का मैप ले लिया, इंडिया का ले लिया, या फिर आपने अमेरिका का ले लिया, या फिर किसी स्टेट का मैप ले लिया। मतलब कई सारे मैप ले लिए तरह तरह के, कोई कंट्री का ले लिया, कोई स्टेट का मैप ले लिया, कोई आपने ले लिया पूरा वर्ल्ड मैप ले लिया। तो इन सब को मिलाकर के क्या हो जाता है, एक हमारा पुस्तक जितने तथ्य हमारे पास हो जाते हैं जिसे कि हम एटलस बोलते हैं। इनको मैप्स को जब मिला के हम एक बुक बना लेते हैं उसको हम कहते हैं एटलस। तो उस एटलस में आपको एक बड़ी पुस्तक जितने तथ्य मिल सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपने देखा होगा जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं मैप्स वगैरह पढ़ने में, तो वो क्या करते हैं, वो देखते रहते हैं लोकेशन कौन सी कहाँ पर है और किस जगह पर कौन सी चीज़ आती है। अब तो मोबाइल फ़ोन्स हैं तो उसमें ही लोग मैप देख लेते हैं, उसको जूम करके भी देख लेते हैं। जैसे कि मैप की ज़रूरत पड़ती है तो मैप उसमें मोबाइल में तो जूम करके भी देखा जा सकता है। तो इस तरह से क्या है कि जो मानचित्र हैं वो एक बड़ी पुस्तक के जितने फैक्ट्स भी अपने अंदर समेटे हुए हैं। इसके अलावा जो मानचित्र हैं ग्लोब की तुलना में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी कैसे प्रदान करते हैं, मान लो ग्लोब है, अब ग्लोब तो ये बता देगा आपको कि यहाँ पर देखो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में ये कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ वगैरह तक तो दिखा देगा ये, या फिर मोटी मोटी चीज़ें दिखा देगा कि यहाँ पर बहुत बड़ा पर्वत है, यहाँ पर बहुत बड़ी पर्वतमाला है, या फिर जैसे यहाँ पर इंडिया है तो इंडिया के यहाँ पर नॉर्थ में हिमालय है। तो ऐसे जो बड़े मोटे मोटे स्ट्रक्चर हैं वो तो आपको ये बता देगा। लेकिन अगर आपको डिटेल में कुछ देखना है, जैसे कि आपका कोई रोड NH24 किधर है, या फिर आपकी जो रिवर है वो किधर फ्लो कर रही है, जो बड़ी रिवर्स हैं वो तो आप देख सकते हैं इस पर, लेकिन जो उनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जो छोटे छोटे एरियाज़ में जो होती हैं, जो मतलब छोटी चीज़ें होती हैं, कम एरिया में रहती हैं, या फिर कोई सिटी है, सिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो वो आप ग्लोब पर जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, वो आपको मिलेगी सिर्फ मैप के थ्रू। तो इसी वजह से मानचित्र ग्लोब की तुलना में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो हम जो है मैप का यूज़ करते हैं, और मैप को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं हम मैप के बारे में, परिभाषित कैसे करेंगे इसको। तो एक जो नक्शा होता है वो पृथ्वी की सतह का एक प्रतिनिधित्व या एक रेखा चित्र है। अ मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। ये जो मैप होता है, मैप एक जो है एक ड्राइंग है। कोई चीज़ हमने ड्रॉ कर दी, हमने क्या की, अर्थ के सरफेस की, कि पृथ्वी पर क्या चीज़ कहाँ पर है। पृथ्वी पर जो सरफेस पर जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, कोई कंट्री कहाँ पर है, कोई हमारा स्टेट कहाँ पर है, कुछ भी, मतलब पर्वत, नदी, पहाड़ किधर हैं, ये मतलब किस जगह पर अवेलेबल हैं, किस जगह पर आपको दिखेंगे। तो ये सभी जो है एक तरह से हम अर्थ के सरफेस का इस पर कहते हैं चित्रण कर देते हैं, एक तरह से पैमाना खींच देते हैं। और ये होता है एक स्केल पर आधारित, एक पैमाने के अनुसार होता है ये। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी जो प्लेस है कहीं भी बना दिया, ये पर्टिकुलर एक पैमाने पर आधारित होता है, मतलब मेजरमेंट के साथ होता है ये। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे अफ्रीका का
जो क्षेत्रफल है वो बड़ा है तो आप उसे इंडिया से छोटा दिखा देंगे। अब जैसे इंडिया, मान लो इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा कम है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट बड़ा हो गया, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इंडिया को हमने इतना बड़ा दिखा दिया और अफ्रीका हमने छोटा सा दिखा दिया, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ये किस स्केल पर आधारित होता है, एक पैमाने पर आधारित होता है, जो मेजरमेंट होता है बिल्कुल सही अनुपात में होना चाहिए। ये सही अनुपात में खींचा जाना चाहिए। जो चीज़ छोटी है वो छोटी होनी चाहिए इस पर, मैप पर, और जो चीज़ बड़ी है वो बड़ी ही दर्शाई जानी चाहिए। इसकी ये शर्तें भी होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी गोल है, पृथ्वी हमारी गोल है, और इस गोल चीज़ को इस तरह से एक फ्लैट सरफेस पर दर्शाना कितना मुश्किल काम रहा होगा। मतलब अगर मान लो एक गेंद हम ले रहे हैं, गेंद को खोलकर एक फ्लैट सरफेस दर्शाना कितना मुश्किल काम रहा होगा, तो वही ये काम करता है मैप। तो जो ग्लोब पर स्ट्रक्चर बना हुआ था वही स्ट्रक्चर हम मैप पर देखते हैं, बिल्कुल फ्लैट। तो वही बात की गई है यहाँ पर कि एक गोल आकार को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, लेकिन जो ये जिसने भी ये कोशिश की है, पहली बार जिसने भी किया होगा, ये बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ा काम किया है कि पृथ्वी को एक मैप पर दर्शा दिया है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये तो है हमारा ग्लोब। अभी जैसे मैंने बात करी कि ग्लोब पे हम सिर्फ एक तरह से बड़ी चीज़ों को ही देख सकते हैं, जैसे कि हम इस पे पूरे उसको देख सकते हैं वर्ल्ड को कि कौन सा कंट्री कहाँ पर है। जैसे कि इंडिया यहाँ पर है, अफ्रीका यहाँ पर है, लेकिन अब इंडिया में कौन कौन सी नदियाँ बह रही हैं, इसको समझने के लिए हमें मैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ग्लोब पर हम नहीं समझ सकते क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, तो ये नहीं समझ सकते। और देखो अगर हम अपने स्टेट की बात करें तो यूपी तो इसमें दिखेगा ही नहीं। अब ये समझने के लिए यूपी के मैप को देखने, मतलब यूपी को समझने के लिए यूपी का स्ट्रक्चर कैसा है, कितने ज़िले हैं उसमें, तो हमें मैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो इधर मैप हैं, ये वर्ल्ड मैप है, ये हमारा देश का मैप है, ये हमारे स्टेट का मैप हो गया। लेकिन ग्लोब पर हम सिर्फ पूरा वर्ल्ड देख सकते हैं, वर्ल्ड में कितने कंट्रीज़ हैं और कौन सा कंट्री कहाँ कहाँ पर है ये देख सकते हैं, ओशन देख सकते हैं। जो जिन चीज़ों का बड़ा क्षेत्रफल है उनको ही हम देख सकते हैं ग्लोब पर। तो इसलिए हमें मैप्स की ज़रूरत पड़ती है। और चीज़ें भी देख लेते हैं मैप में। तो अब देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। तो मैप कई तरह के होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का होगा मैप। तो मैप होते हैं कई तरह के। एक तो होते हैं फिजिकल मैप, एक तो होते हैं फिजिकल मैप, जो ग्राफिकल मैप भी कहते हैं इनको, हिंदी में कहते हैं भौतिक या फिर उच्चावच मानचित्र। तो ये कौन से मैप होते हैं? ये होते हैं जो पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाते हैं। जैसे जैसे भाई पर्वत कहाँ पर है, पठार कहाँ पर है, मैदान कहाँ पर है, नदियाँ कहाँ पर हैं, महासागर कहाँ पर है। तो ये आपको वही चीज़ें दर्शाएंगे। एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये है फिजिकल या फिर जियोग्राफिकल मैप, ये वाला। तो इसमें आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखो हिमालय पर्वत है तो ये थोड़ा ब्राउन कलर से दिखाया गया है। नदियाँ ब्लू कलर से आप देख रहे होंगे, ब्लू कलर से दिखाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर पठार पड़ता है, पठार थोड़ा सा येलो दिखाया गया है। तो इस तरह का होता है हमारा फिजिकल मैप, जो कि आपको बताता है कि पर्वत, पठार, ये सब चीज़ें जो हैं कहाँ पर हैं। और इसमें बाउंड्री भी क्लियर नहीं दिख रही है आपको, जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती हैं जैसे कि आपको और मैप्स में दिखती हैं। बाकी मैप भी अभी समझेंगे, पहले अभी हम फिजिकल मैप देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह का होता है फिजिकल मैप। तो इसमें बेसिकली पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम देख पाते हैं। इसके बाद सेकंड आता है आपका पॉलिटिकल मैप या फिर राजनीतिक मानचित्र।
राजनीतिक मानचित्र में होता है आपका या तो फिर या तो आपके देश होंगे, या आपका वर्ल्ड मैप भी हो सकता है, या आपके देश का मैप भी हो सकता है, या आपके राज्य का मैप भी हो सकता है। तो इसमें हम देखो शहरों को दिखाते हैं, कस्बों को दिखाते हैं, गाँवों को दिखाते हैं, या फिर हम देशों को दिखाते हैं, राज्यों को दिखाते हैं, उनकी जो सीमाएं दिखाते हैं, सीमाओं के साथ दिखाते हैं उनको, उनको हम कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। देखो इसको समझ लेते हैं मैप के थ्रू। देखो ये जो हमने फिजिकल मैप देखा था, इसमें हम सिर्फ फिजिकल चीज़ें देख रहे थे, भौतिक जो स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया का वो हमने देखा था, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर नदियाँ हैं। लेकिन जो हम पॉलिटिकल मैप देखते हैं, इसमें हम विद बाउंड्रीज देखते हैं, स्टेट, या फिर हम कहें जैसे कि हमने वो यूपी का मैप देखा था, यूपी का मैप देख लो, ये भी पॉलिटिकल मैप ही है। इसमें हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं, जो स्टेट का देखते हैं। और अगर हम इंडिया का देख रहे हैं तो इसमें हम स्टेट्स अलग अलग ऐसे देख रहे हैं, ये अलग अलग स्टेट्स आप देख रहे हैं, यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो इनके आप देख पा रहे होंगे बाउंड्रीज आपको दिख रही हैं। तो ये विद बाउंड्रीज दिखाता है कि किसका एरिया कहाँ तक है। तो ये कहलाते हैं आपके पॉलिटिकल मैप। ऐसे ही अगर हमें और इनको जूम करके देखना है, मोबाइल पर तो आप जूम करके देख लेंगे, लेकिन अगर हम इनको जूम करना चाहें तो क्या करेंगे। देखो यूपी का अगर हमें देखना है तो यूपी का हम लेंगे मैप अलग से। यूपी में आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देख पाएंगे इसको, जिला वाइज। ये यूपी का मैप देख रहे हैं आप, ये यूपी का मैप है। 75 जिले आपको दिख रहे हैं, अलग अलग कलर में दिख रहे हैं, देखो। और अगर इससे भी और जूम करना है हमें, जूम करने के लिए क्या करेंगे, हम जिले का मैप ले लेंगे। जैसे हम अगर गाज़ियाबाद में रहते हैं तो गाज़ियाबाद का मैप ले लेंगे। गाज़ियाबाद के मैप में क्या होगा, गाज़ियाबाद के मैप में हमें शहर दिखाई देंगे, गांव दिखाई देंगे कि कहाँ पर हैं, तो उसका और जूम हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जूम करके देखते हैं चीज़ों को। और इस तरह के मैप अवेलेबल भी होते हैं, हम देख सकते हैं। तो ये आते हैं आपके राजनीतिक मानचित्र में, जिसमें कि आपको बाउंड्रीज के साथ शहरों, कस्बों, गांवों या फिर देशों को, राज्यों को दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट टाइप पर देखते हैं। फिर होता है आपका थीमेटिक मैप्स। इनको हम कहते हैं विषयगत मानचित्र। ये एक आपके थीम पर आधारित होते हैं। थीम पर कैसे आधारित होते हैं, जैसे आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का मैप दिखाना है, जैसे कि आपको सड़क का मैप दिखाना है कि कौन सी सड़क कहाँ तक है, जा रही है, कौन से स्टेट में है और कहाँ तक फैली हुई है। अगर आपको इस तरह का मैप दिखाना है तो उसको हम कहते हैं थीमेटिक मैप। वो एक थीम पर आधारित है, एक सड़क की थीम बना दी हमने, तो उस पर सिर्फ हम सड़कें ही दिखाएंगे। इसके अलावा होता है रेनफॉल मैप, वर्षा मानचित्र। उसमें आपको रेशो दिखाया जाएगा कि बारिश जो है कितनी कहाँ पर होती है, कितने सेंटीमीटर तक बारिश कहाँ पर होती है, कहाँ पर कम बारिश होती है, कहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। तो जो रेनफॉल होती है उसके आधार पर ये वाला मैप बनाया जाता है। इसके अलावा वन और उद्योगों के वितरण को दिखाने के लिए इस तरह के मानचित्र बनाए जाते हैं। देखो सीटेट के पेपर में आया था एक क्वेश्चन कि कौन से मैप, मतलब वर्षा का वितरण दिखाने के लिए कौन से मैप आपके यूज़फुल रहेंगे या फिर कौन से मैप पर आप दिखाएंगे, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो इसमें हम एक थीम दिखाते हैं, जैसे कि हमने इसमें सड़क की थीम दिखा दी, या फिर वर्षा की दिखा दी, या फिर वन और उद्योगों का वितरण दिखा दिया। इसको हम मैप के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे ये सड़क की बात करें तो ये वाला मैप है हमारा सड़क का। इसमें आपको रूट मिल जाएंगे कि सड़क का कौन सा रूट किधर जा रहा है। कि जैसे आपको दिल्ली से अगर आपको मुंबई जाना है तो मुंबई के लिए कौन सा रूट है, या फिर ट्रेन के रूट आप देख सकते हैं, ट्रेन के रूट आपको दिखाई दे देंगे मैप पे। तो इस तरह से आप इसमें देखते हैं, एक थीम पर आधारित होते हैं मैप। तो इसमें पर्टिकुलर एक रोड का ही मैप दिया हुआ है, तो इसीलिए इनको थीमेटिक मैप कहते हैं। इसमें अगर आप देखें तो इसमें वर्षा का वितरण दिखाया हुआ है कि वर्षा कहाँ पर ज़्यादा होती है, कहाँ पर कम होती है। तो इसमें देखो छोटा सा एक ग्राफ बना दिया जाता है, छोटी सी मतलब जो है ये सारणी टाइप बना दी जाती है, और इसमें बता दिया जाता है
सिंबल्स को कि ये वाला सिंबल इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला सिंबल इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे मान लो 400 सेंटीमीटर से ऊपर है बारिश, तो ये डार्क कलर से हम शो करेंगे। और मान लो कि बहुत कम बारिश होती है, 20 से 30 सेंटीमीटर तक बस बारिश होती है, तो हम दिखाएंगे येलो कलर से। तो कुछ इस तरह की होती हैं ये थीमेटिक मैप्स। ऐसे ही यहाँ पर वनों का वितरण की बात करें तो जैसे जहाँ पर आपको डार्क कलर दिखेगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको वन मिलेंगे। डार्क ग्रीन कलर ये दिया हुआ ना रेशो, परसेंटेज के हिसाब से इन्होंने बनाया हुआ है कि देखो जैसे 75 से 90% तक के अगर जहाँ पर वन पाए जाते हैं वहाँ पर हम डार्क कलर कर देंगे, और जहाँ पर सबसे लाइट है मतलब यहाँ का एरिया जो है यहाँ पर आपको सबसे कम वन दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरह से होते हैं थीमेटिक मैप। तो ये फॉरेस्ट कवर हमें दर्शा रहे हैं, वनों का वितरण दिखा रहे हैं। तो इस तरह से ही हम और भी चीज़ों की थीम बना देते हैं, जो भी चीज़ें हमें दर्शानी होती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स की। मैप के जो घटक हैं वो कितने होते हैं। घटक से मतलब है किन किन चीज़ों से मानचित्र मिलकर बनते हैं। तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं। घटक से मतलब इनकी ज़रूरत तो मानचित्र के निर्माण में पड़ती ही पड़ती है, मतलब इनके बिना मानचित्र नहीं मानचित्र कहलाएगा। ये चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये होंगे तभी मानचित्र मानचित्र कहलाएगा। तो ये होते हैं हमारे 3। एक तो होता है डिस्टेंस यानी दूरी, एक होता है डायरेक्शन मतलब दिशा, एक होता है सिंबल मतलब प्रतीक। तो ये 3 होते हैं। बारी बारी इनको अभी हम देखेंगे। तो मानचित्र होता क्या है। मानचित्र होता है एक पेपर की शीट पर, एक कागज़ के टुकड़े पर दुनिया या फिर उसका एक हिस्सा। अब या तो इस पर आप पूरा वर्ल्ड ड्रॉ कर देंगे, कुछ भी कंट्री वगैरह सारी चीज़ें, वर्ल्ड मैप अभी हमने पीछे देखा था। या तो फिर उसका कोई हिस्सा आप ड्रॉ कर देंगे, जैसे कोई देश आप दिखा देंगे या फिर कोई स्टेट आप दिखा देंगे। तो कुछ भी आप शो कर सकते हैं मानचित्र पर, किसी भी जगह का हिस्सा। अब सबसे पहले कंपोनेंट जो आता है मानचित्र का वो है दूरी। दूरी जो है हम इस पर कैसे दर्शाते हैं पेपर पर। इस पर हम देखो जो हमारी एक बड़ी सी दूरी होती है, काफ़ी बड़े एरिया में, मान लो हमें 1000 किलोमीटर दिखाना है मैप पर। तो अब देखो पेपर तो छोटा सा होता है, कुछ सेंटीमीटर का ही तो पेपर होगा। अब 1000 किलोमीटर की दूरी हम पेपर पर कैसे दर्शाएंगे। तो ये तो चैलेंजिंग हो गया, मुश्किल काम हो गया, कैसे दर्शाएंगे। तो हम क्या करते हैं 1000 किलोमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर्स में। मान लो कि 1000 किलोमीटर बराबर हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे मैप पर तो ये हमारा होगा इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर मैप पर माना जाएगा 1000 किलोमीटर। तो इस तरह से हम दूरी दर्शाते हैं मैप पर, तभी पॉसिबल हो पाता है पूरी पृथ्वी को मैप पर दर्शाना। तो इसी और उसका अनुपात भी बन पाता है सही से, जो डिस्टेंस होता है उस पर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात करेंगे हम पैमाने की। अब ये जो हमने बात करी थी ना कि हम 1000 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर बना देते हैं मैप पर अगर हमें दर्शाना होता है, तो ये होता है हमारा पैमाना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्केल। अब अगर हमें कोई डिस्टेंस दिखाना होता है मैप पर तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पैमाने की। एक पैमाना चाहिए होता है। पैमाना ये जानने के लिए कि भाई हम 10 किलोमीटर को कितने इक्वल मानते हैं। 10 किलोमीटर अगर हमें मैप पर दिखाना है तो हम मैप पर कितना किलोमीटर मतलब कितना सेंटीमीटर उसे दिखाएंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में ही हम दूरी बना सकते हैं मैप पर। तो 10 किलोमीटर हम 1 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, 10 किलोमीटर बराबर हम 2 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं,
लेकिन हम जो भी मानेंगे उसी हिसाब से फिर हम बाकी की डिस्टेंस भी काउंट करेंगे। अब देखो, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। पहले तो ये देख लेते हैं कि पैमाना है क्या, स्केल क्या है। स्केल जो है ज़मीन पर वास्तविक दूरी और नक्शे पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात है। वही जो मैंने आपको बताया कि जैसे कि हम 1000 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर अगर मान लें, तो वही होता है हमारा पैमाना कि जो ज़मीन पर जो वास्तविक दूरी है और नक्शे पर दिखाई गई जो दूरी है, उनके बीच का जो अनुपात होता है, कितने अनुपात में हमें लेना है, तो वही होता है स्केल। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मैप का। मैप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। उदाहरण अगर हम देखें इसका कि हम कैसे मेज़र करते हैं इसके द्वारा, तो जैसे मान लो आपके स्कूल और आपके घर के बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है। अब 10 किलोमीटर तो नहीं दिखा सकते हम मैप पर, अब हम उसे कैसे दिखाएंगे? तो हम क्या करेंगे, मानचित्र पर इसे 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त करेंगे। 10 किलोमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, कितने किलोमीटर के बराबर होगा? तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 5 किलोमीटर के बराबर। तो अब जो हमारा स्केल बन गया वो बन गया हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। अब अगर हमें कहीं की भी दूरी बतानी होगी, कहीं की दूरी दर्शानी होगी मैप पर, तो हम क्या करेंगे, हम इसी हिसाब से मेज़र करेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर मानेंगे। मान लो कहीं की दूरी 15 किलोमीटर है। मान लो आपको कहीं मार्केट जाना है, घर से मार्केट जाने के लिए आपको क्या है, 15 किलोमीटर दूरी है। 15 किलोमीटर दूरी है और ये मैप पे आपको दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे? अब क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर है, तो हमारा 15 किलोमीटर बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमारी घर से मार्केट तक की दूरी कितने सेंटीमीटर दिखाएंगे मैप पर? 3 सेंटीमीटर दिखाएंगे। तो इस तरह से ही होता है मेज़रमेंट। अब इसमें भी 2 तरह के स्केल होते हैं। एक होता है छोटे पैमाने का नक्शा, एक होता है बड़े पैमाने का नक्शा, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप क्या होता है? स्मॉल स्केल मैप पर हम दर्शाते हैं, मतलब इस स्केल से हम दर्शाते हैं बड़ी बड़ी जगहों को, लार्ज एरियाज़ को, जैसे कि महाद्वीप हो गए, जैसे कि देश, कंट्रीज़ हो गए। इनको दिखाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और इसमें होता क्या है, अब जैसे हमने ये 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर माना था, तो हम इसमें थोड़ी सी दूरी और बढ़ा देंगे। हम इसमें अपने सेंटीमीटर से जो रेशो रखेंगे वो ज़्यादा किलोमीटर का रखेंगे। जैसे हमने इसमें 5 किलोमीटर रखा था, तो हम इसमें 500 किलोमीटर या फिर अपने अकॉर्डिंग कितना भी रख सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, इसमें 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर रख लिया हमने। अब अगर हम इसे मैप पर दर्शाएंगे, 500 किलोमीटर को हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, तब हमारा मैप तैयार होगा। तो इसको याद कैसे रखेंगे? छोटा पैमाना मतलब बड़े क्षेत्रों को दिखाने के लिए यूज़ होता है। छोटा पैमाना बड़े क्षेत्रों को दिखाने के लिए यूज़ होता है। फिर आता है बड़े पैमाने का नक्शा। बड़े पैमाने का नक्शा हम छोटे क्षेत्रों को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमें अगर गांव का, कस्बे का या फिर शहर का नक्शा बनाना है, मैप बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें दूरी थोड़ी कम रखेंगे, हम मीटर में दूरी रखेंगे इसकी। पहले हमने रखी थी किलोमीटर में, अब हम रखेंगे मीटर में, क्योंकि हमें थोड़ा जूम करना है। जैसे मोबाइल में जूम करते हैं ना, वैसे ही इसको जूम करना है हमें। तो ये छोटा वाला एरिया, जैसे वर्ल्ड मैप था, वर्ल्ड मैप पे ये हमारा इंडिया था छोटा सा, इसमें कहीं आपका ये गांव है, कस्बा है। अब मैप में तो इतना दिख रहा है पॉइंट के बराबर। अब अगर हम इसे बड़े मैप पर दिखाएंगे तो हम इसका ही ये वाला मैप बना देंगे गांव का। ये हो गया गांव का मैप। अब गांव मान लो 2-3 किलोमीटर का है, 2-3 किलोमीटर के एरिया में फैला है, तो हम क्या करेंगे, हम मीटर में मेजरमेंट करेंगे।
तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रखेंगे हम 500 मीटर। तो अब इसको देखो, याद करने का तरीका ये है, अपोजिट हैं ये एक दूसरे के। छोटा पैमाना यूज़ होता है बड़े क्षेत्रों को दिखाने के लिए और बड़ा पैमाना यूज़ होता है छोटे क्षेत्रों को दिखाने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। बड़े पैमाने के जो नक्शे होते हैं छोटे पैमाने के नक्शे की तुलना में अधिक जानकारी देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको जूम करके दिखाते हैं। अब मान लो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपको गली मोहल्ले का पता करना है कि भाई किस मंदिर के पास है कोई एड्रेस, जैसे किसी एड्रेस को आपको ढूंढते हैं तो आसपास की लोकेशन देखते हैं ना कि मंदिर के पास है या फिर स्कूल के पास है, तो उसमें ये सब चीज़ें भी आप देख पाते हैं जो गांव और कस्बे के जो आप मैप देखेंगे। लेकिन जो महाद्वीप और देशों के मैप देखेंगे उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी दिखेंगी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो बड़े पैमाने के जो नक्शे हैं छोटे पैमाने की तुलना में ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करते हैं, मतलब ज़्यादा जानकारी देंगे ये आपको। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे डायरेक्शन की। डिस्टेंस हमने देख लिया, डायरेक्शन की बात करेंगे। डायरेक्शन जो है आपने देखा होगा मानचित्रों में एन लिखा होता है ऊपर की साइड। ये अगर मानचित्र बना हुआ है तो ऊपर लिखा होगा एन। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है उत्तर दिशा, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन। अब क्योंकि ये क्यों लिखते हैं? ये इसलिए लिखते हैं कि अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो बाकी डायरेक्शन का भी आप पता लगा लेंगे। अब नॉर्थ डायरेक्शन लिखा है तो इसके इधर राइट हैंड की तरफ कौन सी होगी डायरेक्शन? ईस्ट हो जाएगी। इसके लेफ्ट वाली तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी? वेस्ट हो जाएगी। इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? साउथ हो जाएगी। तो अगर आपको एक ही डायरेक्शन पता है तो आप बाकी की डायरेक्शन का भी पता लगा सकते हैं। वही बात है यहाँ पर भी कि एक डायरेक्शन पता है तो दूसरी का भी पता लगा, बाकी का भी पता लगा सकते हैं। जैसे पूरब, पश्चिम और दक्षिण, इनका भी आप पता लगा लेंगे। अब बात करते हैं डायरेक्शंस की। डायरेक्शंस होती हैं, देखो दो तरह की डायरेक्शन होती हैं आपकी। एक तो होती है कार्डिनल डायरेक्शन, जो कि कहती है प्रधान दिशा बोली जाती हैं, जो मतलब मेन डायरेक्शंस होती हैं आपकी। मेन डायरेक्शंस कौन सी होती हैं? वही नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये 4 दिशाएं आपकी होती हैं जो कार्डिनल डायरेक्शन कहलाती हैं, या फिर हम कहें मेन डायरेक्शन कहलाती हैं। अब एक होती है इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं इन्हें? कि देखो जो ये जो हमारे डायरेक्शन है इनके बीच में से अगर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दें 2, तो यहाँ पर भी ये 4 डायरेक्शन हमारी बन जाएंगी। इन्हीं को बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन, या फिर बीच वाली दिशा बोलेंगे हम इन्हें। इनको हम कैसे याद रखते हैं? तो देखो ये होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। इनको याद रखना बहुत इजी है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी हमारी नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी हमारी साउथ ईस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी हमारी साउथ वेस्ट। तो वेस्ट साउथ नहीं लिखते हैं इसको, साउथ वेस्ट ही लिखते हैं। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी हमारी नॉर्थ वेस्ट। आगे भी इनको देख लेते हैं क्लियर। यहाँ पर देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और बीच वाली नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो ये डायरेक्शन याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो डायरेक्शन है उनका कितना अच्छा इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब मान लो आपने मैप तो ले लिया, मैप बना लिया, आपने मैप ड्रॉ कर लिया। ये मान लो हमने विलेज का मैप ले लिया। अब डायरेक्शन के बिना कैसे पता चलेगा? ये तो हम इसमें देख रहे हैं इसलिए हमें पता चल रहा है। लेकिन अगर आपको किसी जगह से कहीं जाना है, मान लो आपको विकास के घर से प्लेग्राउंड तक जाना है, तो आपको डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में है प्लेग्राउंड? तो डायरेक्शन तो पता ही नहीं है आपको, तो कैसे पता चलेगा? तो ये हमें डायरेक्शन से पता चलेगा। अब देखो हम अगर हमें डायरेक्शन पता करनी है तो कैसे पता करेंगे?
तो डायरेक्शन हमने अभी देखी हैं, 4 मेन डायरेक्शन होती हैं और 4 जो होती हैं वो बीच वाली डायरेक्शन होती है। मान लो सामुदायिक केंद्र की दिशा है, एक सामुदायिक केंद्र की दिशा विकास के घर से खेल का मैदान, मतलब दोनों की हमें डायरेक्शन अगर पता करनी है, जैसे ये हो गया विकास का घर, विकास के घर से हम एक तो कम्युनिटी सेंटर सामुदायिक केंद्र की दिशा पता करेंगे और दूसरा किसकी, प्लेग्राउंड की दिशा पता करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये किधर है, यहाँ पर इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, हमने भी देखा था डायरेक्शन जो होती हैं ऐसे होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये है इसके नॉर्थ में, तो इसकी पता चल गई हमें, सामुदायिक केंद्र कम्युनिटी सेंटर की जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी नॉर्थ। फिर जो खेल का मैदान है वो देखो बीच में आएगा, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो ये हो जाएगी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। फिर देखो दुकानों से स्कूल की दिशा पता करनी है, अगर दुकानें हैं यहाँ पर और ये है स्कूल, तो स्कूल कौन सी डायरेक्शन में है, ये हो जाएगा आपका ईस्ट डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम पता लगाते हैं जगह का डायरेक्शन के हिसाब से, तो इजी रहता है किसी भी प्लेस को फाइंड आउट करना। इसके अलावा हम दूसरी चीज़ का भी प्रयोग करते हैं किसी भी जगह को ढूंढने के लिए, वो हम यूज़ करते हैं कंपास का। कंपास जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब वॉच की तरह आपको लगता है ये देखने में, लेकिन वॉच नहीं होती है। इसमें क्या रहता है, मतलब मान लो आप समुद्र में जा रहे हो, कहीं यात्रा कर रहे हो समुद्र में, तो समुद्र में क्या होगा, मतलब समुद्र में तो आप पानी पानी रहेगा, वैसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। वैसे तो आप पता लगा लोगे कि भाई सूरज इधर से उगता है या फिर वैसे, और वैसी जगह पर भी आप पता लगा लोगे। लेकिन अगर मान लो रात है और समुद्र के रास्ते से आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, तो वहाँ पर डायरेक्शन पता चलेगी कंपास के थ्रू। कंपास में क्या रहता है, इसका जो निडल रहती है ये नॉर्थ की तरफ रहेगी, आपको ये नॉर्थ डायरेक्शन बताती है। और हमने क्या पढ़ा था कि जो हमें नॉर्थ डायरेक्शन का पता होता है, इसके थ्रू हम बाकी की डायरेक्शन का भी पता लगा लेते हैं। जो आपके राइट में रहेगी वो रहेगी आपकी ईस्ट डायरेक्शन, और जो आपके लेफ्ट में रहेगी वो रहेगी वेस्ट डायरेक्शन। साउथ में जो रहेगी, मतलब इसके अपोजिट जो रहेगी वो रहेगी आपकी साउथ डायरेक्शन। तो इस तरह से हम कंपास के थ्रू डायरेक्शन का पता लगाते हैं। अब बात करेंगे सिंबल्स की। डिस्टेंस हमने जान लिया, हमने डायरेक्शन जान ली, सिंबल्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है मैप्स में। अब देखो जैसे मान लो आपको कोई सड़क दिखानी है, तो आप पूरी की पूरी सड़क उठाकर तो ला नहीं सकते मैप पर, और या फिर आपको घर दिखाना है, कोई बिल्डिंग दिखानी है, स्कूल की बिल्डिंग दिखानी है अगर मैप पर, तो क्या उनको एज इट इज़ उतारना, उस पर ड्रॉ करना पॉसिबल है, तो बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको हम कुछ अक्षरों, रंगों, चित्रों या फिर रेखाओं का यूज़ करके ड्रॉ करते हैं। सड़क के लिए हम सीधी लाइन ले सकते हैं, भवन के लिए जैसे हम कोई इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कुछ इस तरह का। अगर कहीं पर वन है, वन के लिए हम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कुछ वन के लिए, मतलब किसी भी तरह का सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे हमें आसानी होगी मानचित्र को पढ़ने में। मानचित्र आसानी से बनाए भी जा सकते हैं और पढ़े भी जा सकते हैं आसानी से, कि कौन सी जगह कहाँ पर है, क्या चीज़ कहाँ पर है, ये सब समझने में हमें हेल्प मिलेगी। तो ये तो हुई सिंबल की बात। और सिंबल में भी अब हम इसे और डिटेल में समझ लेते हैं। सिंबल एक होते हैं कन्वेंशनल सिंबल, आपके पारंपरिक प्रतीक। ये क्या होते हैं, देखो मानचित्रों की एक सार्वभौमिक भाषा होती है, मतलब एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। यूनिवर्सल लैंग्वेज हम उसे कहते हैं कि हम वर्ल्ड में कहीं भी जाएं, अमेरिका चले गए, ब्रिटेन चले गए, या फिर हम कहीं और चले गए, अफ्रीका चले गए, तो एक ऐसी लैंग्वेज होगी जो कि सब समझ लेंगे। मान लो हमने उस पर कोई ब्राउन कलर का इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया और इस तरह से ड्रॉ कर दिया मानचित्र पर, तो ये सबको पता चल जाएगा कि ये पर्वत का साइन है, पर्वत का सिंबल है। ये होती है यूनिवर्सल लैंग्वेज।
तो कन्वेंशनल सिंबल जो हमारे होते हैं ये एक तरह से यूनिवर्सल लैंग्वेज का काम करते हैं मैप पर, कि कोई भी इंसान कहीं से भी देखकर बता देगा कि ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या करते हैं ये हम विभिन्न रंगों का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। जैसे कि हम कहें आमतौर पर नीले रंग का उपयोग जल निकायों को दिखाने के लिए किया जाता है। मतलब अगर हमें वाटर बॉडीज दिखानी है तो हम ब्लू कलर का यूज़ करते हैं। और ये एक तरह से यूनिवर्सल लैंग्वेज कहलाई जाएगी, क्योंकि कहीं भी आप वर्ल्ड में मैप देखोगे तो हर कोई समझ जाएगा कि वाटर बॉडीज जो है ये ब्लू कलर से दिखाई गई है। ऐसे ही ब्राउन कलर यूज़ होता है माउंटेन प्रेजेंट करने के लिए, माउंटेन दिखाने के लिए ब्राउन कलर यूज़ होता है। तो ये भी एक तरह से यूनिवर्सल लैंग्वेज में आएगा। यूनिवर्सल लैंग्वेज वही कन्वेंशनल सिंबल। तो ये कन्वेंशनल सिंबल हैं ये सभी, जो कि एक तरह से वर्ल्ड में हर कोई समझ लेगा। ऐसे हम हरे रंग का उपयोग करते हैं मैदानों के लिए या फिर फॉरेस्ट कवर के लिए। पीला रंग हम पठार के लिए यूज़ करते हैं। पठार होते हैं वही जो उठी हुई भूमि होती है और ये ऊपर से फ्लैट होती है, जैसे पर्वत से ऊपर से ऐसे होते हैं, चोटी बनी होती है, लेकिन ये ऊपर से फ्लैट होते हैं टेबल की तरह। ये होते हैं पठार। तो पठारों को दिखाने के लिए हम पीला रंग यूज़ करते हैं। इसको हम अगर मैप पर देखें, देखो मैप पर देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हमने जो मैप देखे थे उसमें अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ये देखो मैंने फिजिकल मैप जो दिखाया था आपको, इसमें आप देख रहे होंगे ये ब्राउन कलर हमने पर्वतों के लिए यूज़ किया करा है, ब्लू कलर ये नदियों के लिए यूज़ करा है, पीला रंग हमने पठार के लिए यूज़ करा है। तो यही होती है यूनिवर्सल लैंग्वेज। दुनिया में कहीं भी आप ये मैप दिखाएंगे कोई भी समझ जाएगा इन चीज़ों को, इन सिंबल्स को। अब देखो ये सिंबल देख लेते हैं और डिटेल में। अब यहाँ पर क्या है, सिंबल आपने बना दिए, ये कुछ सिंबल बना दिए किसी चीज़ के लिए, ये किसी और चीज़ के लिए बना दिए, मतलब तरह तरह के सिंबल आप इसमें देख रहे हैं, तरह तरह के सिंबल देख रहे हैं। अब हम और एक चीज़ करते हैं इसमें, सिंबल तो हम बनाते हैं लेकिन इनको हम स्पेसिफाई भी करते हैं कि कौन सा सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप लेफ़्ट साइड में अगर देखें तो जैसे हम रेलवे लाइन दिखाने के लिए क्या करते हैं, कुछ इस तरह के दिखा देते हैं, ब्रॉड गोज, मीटर गोज और रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के लिए हम ऐसा सिंबल दिखाते हैं RS करके, और बाकी हम इनके लिए ऐसे सिंबल दिखाते हैं। रोड्स के लिए दो तरह के होते हैं, एक तो ये पक्की सड़क होती है, पक्की सड़क के लिए कुछ इस तरह बनाते हैं और कच्ची के लिए इस तरह बनाते हैं। बाउंड्रीज जो होती हैं आपकी, देखो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हम ऐसे दिखाएंगे, स्टेट बाउंड्रीज हम ऐसे दिखाएंगे और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हम ऐसे दिखाएंगे। तो ये हमने क्या करा, सिंबल बना दिए हैं और ये सिंबल हर कोई पहचान लेगा। तो मैप पे हमने बहुत सारी चीज़ों को दिखा दिया सिंबल के थ्रू। ऐसे देखो टेम्पल है, चर्च है, मॉस्क है, छतरी है, तो ये सभी सिंबल अब देखो ये यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। तो आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो आप इसको देख पा रहे हैं। तो अब देखो मैप हमने समझ लिया, मैप के कंपोनेंट्स देख लिए। अब इसमें दो तीन चीज़ें और हैं इंपॉर्टेंट मैप में, उनको और देख लेते हैं। एक होता है देखो रेखा चित्र। मैप तो हमने देख लिया, एक होता है स्केच या फिर रेखा चित्र। ये क्या होता है, अ स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नोट टू स्केल। स्केच इज ए रफ ड्राइंग। देखो ये होता है, जैसे मान लो आपको कहीं जाना है और आप अपने फादर या फिर किसी से भी कहें, कोई आपके यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा होगा जिसको एड्रेस पता होगा वहाँ का, वो आपके साथ नहीं जा रहे हैं। मान लो आपके पास गूगल मैप भी नहीं है, अब तो खैर गूगल मैप से लोग देख लेते हैं, लेकिन मैप भी नहीं है, तो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, आपको एक स्केच बनाकर दे देंगे इस तरह से कि भाई यहाँ पर जैसे आपको किसी गांव में जाना है तो यहाँ पर वो कह देंगे कि यहाँ पर तो देखो कुआं मिलेगा आपको, यहाँ से आप थोड़ा सा इधर चलेंगे तो आपको मिल जाएगी एक ट्यूबवेल। इसके बाद यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर आपको वो मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, पंचायत।
पंचायत की जगह मिलेगी यहाँ पर आपको। और इसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल मिलेगा, गवर्नमेंट स्कूल। तो इस तरह से आपको एक ड्रॉ करके दे देंगे। और एक तरह से ये क्या कहलाएगा, आपका स्केच कहलाएगा। और ये नोट टू स्केल होता है, मतलब ये पैमाने पर नहीं होता है, ये दूरी डिसाइड नहीं है कि भाई ये इतने किलोमीटर ही होगा। मतलब ये आपको बता दिया कि लेफ़्ट में ऐसे चलना है, फिर राइट में मुड़ जाना है, फिर सीधे चलना है, फिर लेफ़्ट में मुड़ जाना है। इस तरह से एक आपको ड्राफ्ट दे दिया उन्होंने, स्केच तैयार करके दे दिया। तो ये होता है हमारी, जैसे मेमोरी पर आधारित होता है ये हमारी। जैसे किसी को वो एड्रेस याद है और अब वो आपको बताना चाह रहा है वहाँ पर पहुँचने के लिए, तो एक तरह से ये रफ ड्राइंग होती है जिसको हम ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं। इसमें कोई पैमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्केलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई ये इतना किलोमीटर ही होना चाहिए। तो ये होता है हमारा स्केच या फिर रेखा चित्र। अब नेक्स्ट है ये होता है हमारा प्लान। प्लान जो होता है इसको हम हिंदी में कहते हैं खाका। आपने सुना होगा कि खाका तैयार करना है हमें, घर का खाका तैयार कर लो। तो एक तरह से ये खाका होता है किसी एक छोटी सी जगह का, छोटे से क्षेत्र का। ये आपका घर भी हो सकता है या फिर कोई और भी जगह हो सकती है। तो ये होता है एक बड़े पैमाने पर एक छोटे से क्षेत्र का चित्र। अब देखो जैसे जो हमारा लार्ज स्केल वाला मैप होता है जो कि हमने पीछे पढ़ा था, उसमें हम क्या दिखाते हैं, गांव या शहर का नक्शा दिखाते हैं। लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो भी हम पूरा डिटेल में नहीं दिखा सकते पूरा। मतलब एक तरह से जैसे मान लो अगर हमें घर का खाका तैयार करना है, घर का एक नक्शा बनाना है, तो वो हमारा वो वाला मैप काम नहीं करेगा। सॉरी, वो क्या बनाना था हमें, लार्ज स्केल मैप जो हमने विलेज का या फिर शहर का बनाया था। अगर हमें घर का मैप बनाना है तो वो काम नहीं करेगा, उसके लिए हमें बनाना होगा खाका। मान लो हम घर का एक मॉडल बना रहे हैं कि मतलब ये किस डायरेक्शन में होगा, किस तरफ इसका जो है मेन डोर होगा, किस तरफ इसका मतलब जो भी होगा, किचन किधर होगा, हॉल किधर होगा। तो ये सभी जो बनाना है हमें, उसके लिए जैसे मान लो घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए हम बनाते हैं खाका। तो ये बेसिकली एक बड़े पैमाने पर बनाया जाता है एक छोटी सी जगह का चित्र। तो ये एक तरह से किसी चीज़ का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब जैसे कि हमने एक छोटे से घर का ही ले लिया खाका, और इस पर हमने पूरा डिस्क्राइब कर दिया चीज़ों को। टू डायमेंशनल होता है ये, मतलब कि ऐसे ही पेपर की तरह ही होगा, पेपर पर ही होगा ये। तो ये था हमारा खाके से रिलेटेड डिटेल्स। तो ये था हमारा चैप्टर मैप्स से रिलेटेड। जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।